नमस्कार। डीएस रिसर्च सेंटर के इस खास वेबिनार में आपका स्वागत है। मैं विनय त्रिपाठी वाराणसी से ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन हेड आप सबका स्वागत करते हैं इस वेबिनार सेशन में। ये वेबिनार बहुत खास इसलिए क्योंकि हमारे पूरे भारत के जो 6 सेंटर्स हैं, 6 स्टेट्स में, जिसमें बनारस, कलकत्ता, गुवाहाटी, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, इन सब जगहों के डॉक्टर्स हमारे द्वारा उपचार किए हुए कुछ ऐसे रोगी जिन्होंने हमारी दवाइयों को खा के लाभ पाया है, वो 2 रोगी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति इस पूरे डीएस रिसर्च सेंटर के इस वेबिनार को बहुत खास बनाती है। मैं जो लोग इस वेबिनार को देखने वाले हैं या देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि एक लेगेसी रही है, एक अपना एक नाम रहा है, जिसको प्रोफेसर एस त्रिवेदी और डॉक्टर उमाशंकर तिवारी जी ने डीएस रिसर्च सेंटर के द्वारा स्थापित किया करीब 50 सालों पहले। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ये देख रही थी कि कैंसर एक गंभीर बीमारी बन रही है, बनती जा रही है, ऐसे में डीएस रिसर्च सेंटर के बारे में सोचना, उसको स्थापित करना और प्राचीन भारतीय पद्धति से बनी हुई दवाइयों को रोगियों तक पहुंचाने में उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। 50 वर्षों में मैं सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे रोगियों के बारे में जानता हूं जिन्होंने हमारी दवाइयों को सेवन करके एक बहुत अच्छी जिंदगी में वो वापस लौटे, जहां से बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। एक निजी तौर पे इस संस्था से जुड़े हुए मुझे 20 वर्ष हो गए और उस 20 वर्षों में ऐसे सैकड़ों मैंने पेशेंट्स देखे जो बहुत ही गंभीर अवस्था में हमारे पास ला गए, जिनको शायद 1-2 महीने की भी मोहलत नहीं थी या डॉक्टरों ने ये कह के छोड़ दिया था कि अब शायद इन बचाया नहीं जा सकता। ऐसे में जो हमारा काम है वो अपने आप में बहुत रिमार्केबल है। हजारों हजार पेशेंट्स ठीक हैं और डीएस रिसर्च सेंटर की हर एक यूनिट जो अपने साथ एक केयर लेके आती है, जो एक रोगी के साथ एक 1-to-1 एक कम्युनिकेशन बनाती है, वो बहुत ही रिमार्केबल है। वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही खास दिन के तौर पे, ताकि इसके बारे में जागरूकता बनाई जा सके, इसके बारे में लोगों को पता चले, कैसे उसके बारे में हम सचेत रहें, बीमारी होने के बाद हम कहाँ संपर्क करें, कहाँ नहीं करें, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, किस किस तरह की चीजें हमारे साथ शामिल हो रही है, इन सारी बातों को आज हम इस वेबिनार के द्वारा उठाएंगे। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा हमारे साथ 4 शहरों के 4 डॉक्टर। सबसे पहले शिबांगी दास जी। शिबांगी जी का परिचय मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ। डॉक्टर शिबांगी दास, BA MS MD, PFCP, DIMS Ayurveda, DS Research Center, Kolkata. Apart from achieving her degree in Ayurveda, she have actively participated in many research organized at department and university level. She even gave a presentation of evidence-based Ayurveda on Manohara Strota. The Mind is the 11th international conference. It was net-worthy contribution of her. After an experience of 3 years as a consultant, she joined DS Research Center and is skillfully guiding cancer patients regarding the treatment. So, Shivangi ji, most welcome for this webinar session. The next is with me is Dr. Darshana Deka, BA MS MD, Kaya Chikitsa. She is an experience of 9-10 years of practice in the field of Ayurveda. Winner of prestigious Jivika Award and gold medalist in the field of Ayurvedic system of medicine. Attended various workshops on research methodology for researchers and on Ayurvedic management of diseases. Have 6 publications published in various international journals, worked as a research fellow and senior consultant in the Center Council of Research in Ayurvedic Sciences, CCRAS, under the Ministry of Ayush, Health and Family Welfare, Government of India. वेलकम दर्शना जी। थैंक यू, आपका स्वागत है। मुंबई से डॉक्टर मेघा चफेकर इज विद अस, BAMS MD Ayurveda consultant. She graduated from Government Ayurvedic College Nagpur, followed by MD Ayurveda from KG Mittal Ayurveda College Mumbai in 2007. After completing MD, worked at many various places, practiced as Ayurveda consultant before going DS Research Center. She has over 12 years of practicing Ayurvedic. Dr. Megha
associated with DS Research Center, Mumbai, as an Ayurvedic consultant for many years. Welcome, Megha ji. Thank you, Vinay ji. And from Bangalore, Dr. Divya S. हमारे साथ हैं BAMSMD, Panchakarma, DS Research Center, Bangalore. She has an experience of 10 years in the field of Ayurveda and worked in some of the highly reputed Ayurvedic institute in Bangalore, like Ayurvedic Wings in Nimhans, S. Ramaiah Indic Center and various other Ayurvedic institutions. दिव्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. चूंकि हमारा ये सेशन भारत के हर कोने से देखा जाएगा, हम इंग्लिश हिंदी दोनों का बराबर प्रयोग करेंगे ताकि जो हिंदी भाषी है वो भी थोड़ा समझे और जो इंग्लिश भाषी है वो भी समझे. सो बातचीत शुरू करने के पहले मैं दो अपने जो हमारे साथ रोगी तो नहीं कहूंगा, कैंसर विजेता जो हमारे साथ जो दो लोग जुड़े हुए हैं उसमें ज्योति राव जी जो कि बड़ौदा से हैं. इन्होंने CA ओवरी का उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था 2011 में और 8 सालों से लगभग ये पूरी तरह से फ्री हैं कैंसर के द्वारा. तो ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. उसके साथ ही मनीषा पांडे जी हैं हमारे साथ पटना से. अभी पिछले साल इनसे मुलाकात हुई थी विश्व कैंसर दिवस के अवसर पे. पिछले 5 वर्षों से DS के द्वारा इनका उपचार होता आया है और ये पूरी तरह से कैंसर को पछाड़ के आज हमारे साथ बैठी हुई हैं. मनीषा जी, आपका भी स्वागत है. आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर. जी. सो अब मैं बात शुरू करूंगा कुछ सवाल जवाब के रूप में लोगों से, जो कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं एक लेमैन के तौर पे, एक आम आदमी के तौर पे हम सबके मन में होते हैं कैंसर के बारे में, उसके उपचार के बारे में. तो कुछ एक प्रश्न जो आम तौर पे पूछे जाते हैं उसकी एक मैंने लिस्ट बनाई है और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे एक एक करके इस बारे में मैं बात शुरू करूं. सबसे पहले मैं मेघा जी से पूछूंगा कि जब भी कैंसर की बात आती है आजकल एक बात बहुत नॉर्मल हो जाती है, इम्यूनिटी, रोल ऑफ इम्यूनिटी के बारे में हम अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि आपकी दवा से क्या हमारी इम्यूनिटी सही होगी या क्या रोल है कैंसर ट्रीटमेंट में और इसके प्रिवेंशन में. तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है. मेघा जी. धन्यवाद विनय जी. थैंक यू फॉर आस्किंग द सच इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन. आयुर्वेद का जो प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च. तो इसमें जो डिसीजेस होते हैं, जैसे आज हम कैंसर के बारे में भी बात करें, तो कैंसर या कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए, या अगर जो डिसीज हुआ तो उसका इलाज करना है, ये आयुर्वेद का सर्वप्रथम प्रयोजन है. तो इसमें जो ये जो आयुर्वेद का प्रयोजन है इसमें इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कैसे इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि जब इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है तब हम कोई भी डिसीज से फाइट करते हैं. इम्यूनिटी का क्या रोल है कि जो हमारा जो भी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है, बाहर से जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आता है वो फाइट करना है, या हमारे बॉडी में जो इंटरनल चेंजेस होते हैं वो नहीं होने देना है. दोनों तरह से इम्यूनिटी फाइट करता है. तो अगर हम हमारा इम्यूनिटी खान पान से अगर अच्छा रखेंगे तो हम डिसीज के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, हम डिसीज को रोक सकते हैं, आने वाला जो डिसीज है उसके अगेंस्ट फाइट करके रोक सकते हैं. ये हुआ अगर जब कैंसर हम हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छे बिल्ड कर रहे हैं तो जो कैंसर को भी हम रोक सकते हैं. क्योंकि जो कैंसर की जो डेफिनेशन होती है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एब्नॉर्मल सेल्स इन द बॉडी. तो जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी जो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम होता है उसके अगेंस्ट भी फाइट करते हैं. तो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ अगर हो रही है तो कैंसर में हमारे ही बॉडी में होता है, तो जो ग्रोथ हो रही है उसके अगेंस्ट फाइट करना है. तो उसमें क्या होता है, अगर हमारा इम्यूनिटी अगर पहले तो है कि हम इम्यूनिटी अच्छा है तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर हमें अगर डिसीज हो भी गया, अगर हमारा इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी होता है दो प्रकार का, एक होता है इननेट इम्यूनिटी जो हमारे बाय बर्थ होता है, दूसरा होता है कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह होता है, एज जैसे बढ़ता है हमारा इम्यूनिटी कम होता है. तो एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है जो हमें डाइट, खान पान, लाइफस्टाइल, दिनचर्या, ऋतुचर्या फॉलो करके मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है. तो जो इम्यूनिटी अगर कम हुआ तो क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कैंसर का जो डेफिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हो गया तो एबनॉर्मल सेल बढ़ के कैंसर होता है. ठीक है. तो अगर एबनॉर्मल सेल अगर बढ़ गए हैं तो क्या होता है कि जो
हमारा जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस होता है बॉडी का, जो इम्यूनिटी के से हेल्पफुल होता है, स्टेप बाय स्टेप एबनॉर्मल सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, न्यू सेल फॉर्म होते हैं एट द स्टिपुलेटेड टाइम, तो डिस्टर्ब होता है और कैंसर होता है। तो कैंसर होता है तो क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी कम होता है, इम्यूनिटी कम होता है तो पेशेंट का हेल्थ डिटोरिएट होता है। पेशेंट का हेल्थ अगर डिटोरिएट होगा, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी ठीक नहीं रहेगी, तो पेशेंट का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो प्रोटोकॉल ऑफ द ट्रीटमेंट है कैंसर का, वो हम प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। पेशेंट का इम्यूनिटी कम होता है तो जब पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है या जो भी एटमॉस्फेयर के जो चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट इन्फेक्शन प्रोन ज्यादा होता है, पेशेंट को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। तो ये सब चीजें अच्छी करने के लिए हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है जब कैंसर होता है तभी में। तो उसमें जैसे हम लोग भी जैसे डीएससीसी सेंटर में भी जैसे हम अभी वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो न्यूट्रिएंट मेडिसिन है उसका भी हम ये यूज होता है कि हम जो इम्यूनिटी है उसको हमें स्ट्रांग करना है। हमारा जो कंडीशन है, फिजिकल हेल्थ कंडीशन है, वो स्ट्रांग करके, इम्यूनिटी स्ट्रांग करके हमें कैंसर के अगेंस्ट फाइट करना है। अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो डेफिनेटली कैंसर नहीं होना चाहिए, प्रिवेंट करना है, इसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं। और अगर हमें कैंसर हुआ तो उसके अगेंस्ट फाइट करना और उससे बचना, इसके लिए भी हम जरूर कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए टू प्रिवेंट फ्रॉम द कैंसर, और जो कैंसर अगर हुआ तो उसे रिकवर होने के लिए भी हमारे लाइफ में इम्यूनिटी का मीन्स रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल। बहुत ज्यादा। जी जी, शुक्रिया बहुत अच्छे से इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये लाइन, ये इम्यूनिटी शब्द हर पेशेंट के लिए बार बार आता है और ये बहुत ही बेसिक नीड भी है, जरूरत भी है, और इसको प्रिवेंट रखने की भी जरूरत है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे संभाल कर रखें, जो प्रतिरोधक क्षमता हम हिंदी में कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। एक जब वर्ल्ड कैंसर की बात आती है, विश्व कैंसर दिवस की बात आती है, तो देयर इज वन वर्ड व्हिच इज हैशटैग व्हिच हैज बीन provided by, I think, World Health Organization, close the care gap. So now I am going to Darshana Deka from Guwahati. I would like to ask you, what is the care gap and how can it be closed, and how the impacts in cancer diagnosis and treatment? Thank you, Vinayji, for today's discussion, where our patients are with us on the occasion of World Cancer Day, and we are discussing on the theme like close the care gap. Care gap, yeah. Yes. तो अभी जब बात आती है कैंसर की, तो कैंसर जैसे एक शब्द नहीं, एक फियर फैक्टर है। जैसे कल तक तो वही सिनेरियो था, लेकिन आज अभी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। देयर इज एडवांसमेंट इन ट्रीटमेंट, एडवांसमेंट इन डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है क्लोज द केयर गैप, उससे पहले हम लोगों को जानना है कैंसर जो हम लोग बोलते रहते हैं, ये कैंसर कैंसर करते हैं, तो ये कैंसर बेसिक आइडिया जो है, कैंसर कोई जर्म से नहीं होता, कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वायरस से होने वाला बीमारी नहीं है। ये है एक सेलुलर डिजीज। हमारा बॉडी तो मेड अप होता है फ्रॉम सेल्स, बॉडी इज बिल्ड अप ऑफ सेल्स। तो सेल का बेसिक सेल है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, तो उसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन मैलिग्नेंट वे से होता है तभी जाके कैंसर रूप वो लेता है। और कैंसर का अगर पॉजिटिव फैक्टर हम देखने को जाए, क्योंकि अभी बात आ रहा है स्क्रीनिंग का, अभी बात आ रहा है ट्रीटमेंट का, तो पॉजिटिव फैक्टर इटियोलॉजी, उसका भी एक बेसिक आइडिया जरूरी है। तो कैंसर जैसे बीमारी भयानक है, पॉजिटिव फैक्टर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीज हम बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हेल्थ हैजर्ड्स जो है, जो ज्यादा जिन चीजों से वो सब होती है, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस टोबैको, अल्कोहल, बहुत क्रॉनिक यूज, बहुत ज्यादा यूज होने से, या डाइट एंड लाइफस्टाइल बहुत क्रॉनिक वे से अगर हैम्पर्ड हो रहा है, अगर ओबेसिटी है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर है, तो ये सब कॉमन चीजें हैं, कैंसर के लिए कोई अलग नहीं है। ये सब चीजें पॉजिटिव फैक्टर की तरफ से जाना जा रहा है। हाँ, कोई कोई कैंसर है जिसके लिए स्पेसिफिक पॉजिटिव फैक्टर हम सोच सकते हैं, जैसे HPV वायरस से आगे जाके महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होना, ये सब चीजें, या हेपेटाइटिस B, C इन्फेक्शन होने से आगे जाके लिवर कैंसर होना, वो सब हो गया स्पेसिफिक चीजें। अभी पॉजिटिव फैक्टर का ये जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेशन है, वहीं पे गैप बन रहा है। गैप जो है, अंतराल, जो फासला, ये क्यों है?
ये है ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। ये है मेन कारण, मेन रीजन गैप क्यों बन रही है। अभी आज हम बात कर रहे हैं ये क्लोज कैसे किया जाए, उसके बारे में भी जानेंगे। पहले अब जैसे मैं बोल रही थी पॉजिटिव फैक्टर के बाद हो गया कैंसर के लिए एक कॉमन है, जैसे 60% ऑफ ऑल द कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल and 1 among every 3 cancer is curable if detected early. So early diagnosis is the key to treatment for cancer. तो इसमें बात आती है स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग में भी अगर हम देखना जाए, ब्रेस्ट कैंसर हो गया महिलाओं का तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया के लिए स्क्रीनिंग, पैप स्मीयर हो गया, ये सब चीजें अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द स्क्रीनिंग पॉसिबल डायग्नोसिस किन चीजों में होता है, किन कैंसर में होता है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर। ये सब चीजें स्क्रीनिंग से बहुत पहले ही जाना जा सकता है। लेकिन इसमें भी जो बन रहा है वो इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। तो इस सब के लिए आज का हम लोगों का वेबिनार है कि क्लोज द केयरिंग। ये केयरिंग एंड शेयरिंग हम बोलते हैं, तो ये केयरिंग हम कैसे करें, शेयर करके नॉलेज शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करना है। हम अपने फैमिली मेंबर्स, कॉलीग्स या सोसाइटी में कहीं भी जाए, अपना नॉलेज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक ये जो बोलते हैं ना कंपेनियनशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेनियनशिप बोलते हैं उसको। जैसे हम कंपेनियन, एज ए कंपेनियन हर एक को अप्रोच कर सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हर एक अपने अपने लेवल में वो चीज कर सकता है। एवरीवन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग ए बिग डिफरेंस, जैसे हम बोलते हैं। आज मैं वही बोलना चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा। और इसमें बहुत सारी चीजें जैसे डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, ये सब चीजें नॉलेज तो है, लेकिन उसके लिए ज्यादा जरूरी है ट्रीटमेंट का बात जब आता है, ट्रीटमेंट में जो गैप बन रहा है, ये सब में रिसोर्स की कमी होती है, फंडिंग की कमी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी की कमी होती है। तो इस सब में केयर गैप क्लोज करने के लिए जो अथॉरिटी होता है पावर में, उन लोगों की भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। तो एज ए समरी मैं वही कहना चाहूंगी कि आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और हम अपने अपने लेवल में सब उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वही, थैंक यू विनय जी। थैंक यू दर्शना जी, बहुत अच्छे से समझाने के लिए। अब मैं हमारे साथ, जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे 2 एक्स पेशेंट, मैं उसको बोलूँगा, जो कैंसर के रोगी थे, क्योंकि अभी उनमें उस रोग की कोई साइन नहीं है। मैं मनीषा पांडे जी के पास आना चाहूंगा। मनीषा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी सर, सुनाई दे रहा है। नमस्कार सर। मनीषा जी, जैसा कि हम पिछले बार जो हमारा विश्व कैंसर दिवस के कार्यक्रम में आप आई थी और मुझे पता चला था कि आप संभवतः पटना से हैं। जी सर। मुझे अपने बारे में बताइए कि आपको कौन सी बीमारी डॉक्टर ने बताई थी और आपको उस समय क्या इलाज चला, फिर आप कैसे डीएस तक पहुंची और अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे आपको पता चला, क्या दिक्कतें थी? सर, फर्स्ट बार सर हमको थकावट महसूस होने लगा, तो हम ऐसे फिजिशियन से आरएम में दिखाए पटना में। तो फिजिशियन हमको फिजिशियन जॉइंटिस का जांच लिखा, 2 पॉइंट जॉइंटिस निकला सर। फिर इलाज चलते चलते सर मेरा जॉइंटिस बढ़ते गया। 15 दिन के बाद जांच हुआ तो जॉइंटिस हमको 6 पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर हम दूसरा डॉक्टर बदले, दूसरा डॉक्टर सर अल्ट्रासाउंड बोला कराने को, तो बोला कि लग रहा है कि स्टोन है। हम जांच कराए तो पेट में अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर गांठ बताया और महावीर कैंसर संस्था में हमको वहां से रेफर कर दिया। वहां जांच कराए तो सर 24 घंटा वो लोग जांच किया। उसके बाद बोला कि इसको 2 दिन बचेगी। हमको 17 पॉइंट हो गया सर। अच्छा, 2 दिन से कहा कि वो बचेंगी। 17 पॉइंट जॉइंटिस हो गया था। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हमको दिल्ली में रेफर कीजिए। तो बोला लोग कि रेफर करके क्या करेंगे, रास्ता में जा नहीं पाएगी। फिर भी वो जबरदस्ती रेफर करा के हमको राजीव गांधी कैंसर में वहाँ ले गए हॉस्पिटल में। फिर वहाँ हमको 6 सर्किल कीमो हुआ, रेडिएशन हुआ,
उसके बाद हमको कोई सलाह दिया कि बनारस में डीएस रिसर्च सेंटर में इसका अस्थायी इलाज होता है। जी सर वहाँ हम पहुंचे 2015 में। सर 15 से वहाँ से अभी रेगुलर हम वहाँ से इलाज का, अभी हम एकदम फोरफिट है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, घर का हर काम सब हर चीज करते हैं सर। लगभग कितने दिन हमारे यहाँ डीएस की दवाइयाँ खाई आपने? सर 15 से अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है? गैप देके चल रहा है कुछ दिन का? सर सप्ताह में 2 दिन सर हो गया है। सप्ताह में 2 दिन हो गया। शुरू में आपने रेगुलर खाया? पहले रेगुलर, हाँ, उसके 1 दिन बीच लगाकर। अब सप्ताह में 2 दिन, हाँ सप्ताह में 2 दिन खाते हैं सर। सप्ताह में 2 दिन का। अभी आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा या परेशानी? कोई दिक्कत कोई सर, बिल्कुल फोरफिट है, कोई दिक्कत नहीं हमको। चलिए, तो जिस समय आपको ये बीमारी हुई थी, उस समय आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। क्या आपको डर लगता था या लगता था कि कभी ठीक हो पाएंगी या नहीं? सर डर तो लगता था, किसी को सुनकर कोई बोलता था कि बीमारी खतरनाक है, ही है, वो तो छोट बच्चा था उसमें, मेरा डर तो था सर। लेकिन अब हमको लगता है किसी को सुनते हैं तब हमको लगता है कोई भी जी। तो आप डीएस रिसर्च सेंटर के लोगों ने आपका पूरा ध्यान रखा उस दौरान जब तक आपका इलाज चलता रहा? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। आप अभी रहिएगा, अभी आपसे और बात करेंगे। देखिए, ये जो जैसे इन्होंने अपनी जिक्र करके कहा कि इनका जॉन्डिस लेवल बहुत हाई थे और डॉक्टर कहा कि शायद 2 दिन भी ये नहीं बचेंगी, बट ये दिल्ली पहुंची और दिल्ली से फिर बनारस की तरफ आई और डीएस रिसर्च सेंटर के कुछ बेसिक जो उपचार हमने शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे इनमें काफी सकारात्मक बदलाव है और आज ये हमारे बीच है और खुद अपनी गवाही दे रही है कि ये पूरी तरह से स्वस्थ एवं सामान्य है। तो बहुत खुशी होती है। मनीषा जी आप रहिएगा, अभी आपसे बात करेंगे दोबारा। तो मैं शिवांगी दास जी के पास जा रहा हूँ और एक लेमैन की तरह, जैसे कि आम आदमी जो सोचता है कि एक जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसर फॉर ए लेमैन टू अंडरस्टैंड, कैसे हम उसको डिफाइन करें, कैसे समझें? शिवांगी जी। जी बिल्कुल विनय जी, बात यह है कि आज क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक साधारण व्यक्ति के समझ में आने के लिए कि कैंसर है क्या, उसको स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। पहला तो है कि अगर हम एक डेफिनेशन ढूंढे, व्हाट इज कैंसर, तो इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। हमको हमेशा हर जगह यही डेफिनेशन मिलती है, जो बेसिक डेफिनेशन है। बट लोगों की समझ में नहीं आता है कि हाँ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, सो व्हाट हैपेंस टू द बॉडी। तो ये जो रोग है ये कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि यस, इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, बट हाउ इट अफेक्ट्स, यहाँ पे हमें ये देखना होता है। ये जो डिजीज है ये पूरे शरीर को 3 स्टेप्स पे असर करता है। पहला तो है कि एनाटॉमिकल चेंजेस, मतलब शरीर के अवयव या पार्ट्स में चेंजेस, जहाँ पे ये अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है वहां पे एक ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, जो एक नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था उसमें चेंज आ रहा है, मतलब बॉडी के पार्ट में कोई चेंज आ रहा है। जो ये चेंज आना शुरू होता है, एनाटॉमिकल चेंजेस आने शुरू होते हैं, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे फिजियोलॉजिकल चेंजेस की तरफ बढ़ता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस का क्या होता है कि जो हमारे शरीर की नॉर्मल क्रियाएं, जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल बॉडी फंक्शन होता है, उसको इफेक्ट डालना शुरू करता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल असर होने के बाद ये बॉडी के बायोकेमिस्ट्री पे भी असर डालता है और बुरा असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी के इंटेस्टाइन में ट्यूमर बन रहा है, कैंसरस ट्यूमर बन रहा है, तो एनाटॉमिकल चेंज क्या आया कि जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन है या फिर वहां पे जो रास्ता है खाने को आगे की तरफ धकेलने के लिए, वो रास्ता ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक होने लगा। एक बार वो ब्लॉक होना शुरू हुआ तो लक्षण आने शुरू हुए, दर्द वगैरह हुआ, शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन आना, शारीरिक क्रियाओं में मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जहाँ पे नॉर्मल फूड डाइजेशन होना चाहिए, अब्जॉर्प्शन होना चाहिए, बॉडी को एक नॉर्मल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो होना कम हो, वो कम हो गया। धीरे धीरे अब हमें बायोकेमिकल चेंजेस नजर आते हैं। कैसे? जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूट्रिशन डेफिसिट। तो धीरे धीरे ये जो स्टेप बाय स्टेप ये रोग शरीर को अपने पकड़ में लेता है, स्टेप बाय स्टेप शरीर की हानि करता है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को नॉर्मल एक साधारण व्यक्ति को समझाना चाहे तो सिर्फ ट्यूमर नहीं है या सिर्फ
अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप शरीर पे असर डालता है। इसी वजह से हम लोग प्राइमरी सिम्टम्स पे ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि वो काफी समय वेग होते हैं, मतलब नॉर्मल से होते हैं, जैसे अचानक से पेट में दर्द होना, शरीर के वजन में कमी आना, हेमोग्लोबिन में कमी आना, या फिर जो हमारे लिवर फंक्शन टेस्ट है उनमें चेंजेस आना। तो ये छोटी छोटी बातों पे भी एक साधारण व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द ये रोग हमारे समझ में आए, पकड़ में आए, और जितनी जल्दी ये पकड़ में आएगा इसको ट्रीट करना या कंट्रोल करना आसान हो जाता है। जी, इस तरह से हम एक लेमैन या एक साधारण व्यक्ति को समझा सकते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। शुक्रिया। बिल्कुल, एक लेमैन के लिए ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब वो पूरी तरह से उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बीमारी को अच्छे से समझता है, उसके उपचार के तरीकों को उसके पास ऑप्शंस होते हैं, तो वो एक बेहतर इलाज की तरफ जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू डॉक्टर दिव्या एस। दिव्या जी, what are the common carcinogens around us which we use in our day-to-day life, knowingly or unknowingly? Can you explain? Yes. See, most of the people in general public know that tobacco, alcohol, plastic causes cancer. But apart from these, there are many other carcinogens, n number of carcinogens, which we are using on a day-to-day basis. I'll start with the three whites: sugar, salt, and maida. Why sugar and salt? Is because the number of chemicals which go into the processing in the way of making the salt and sugar appear more white. Now that is carcinogen. So, and maida is basically a refined wheat flour which is devoid of fiber. Now, when a flour is devoid of fiber and it's mixed in water, it gets this sticky nature. So it starts sticking to the colon. If it is small in quantity, then no problem. But if a person keeps continuing to have more of maida product, so that can lead to colon cancer. Then you have dairy products. Cow is being injected with estrogen hormones today, and that's the reason all the milk products, dairy products will have the residues of estrogen hormone. The same concept applies to poultry also, wherein the protein-rich food in the form of pellet is smeared with estrogen hormone and it is fed to the chick so that it grows bigger, faster, before its age, that regular age. So if a female consumes the dairy and poultry on a regular basis, then the estrogen in her body increases, which leads to breast cancer, uterine cancer, ovarian cancer, vaginal cancer. Then you also have this in the meat, you have something called red meat. So red meat is the meat of the animals which walk on four legs. So the popular ones are mutton, pork, and beef. Human body doesn't have the capacity to digest this red meat completely. So half of it gets digested and half of it will become toxin. If it is in small quantity, then no problem. If the person regularly takes red meat, then the toxin level increases in his body and it can lead to cancer. Today, cancer is increasing more in children as well. And the reason I would say is junk food, the chips, the bakery products, the puffs or cakes that they take. I'll tell you why. Whenever you buy a Lay's, Bingo or Kurkure to your child, just turn around and see the ingredients. You can find something called a trans fat is 0.1%. In all this fried item, it is 0.1%. This trans fat is a toxin. Though it is in very small quantity, if the child eats one packet of such chips every day for a longer period, then the toxin increases and it can lead to cancer. Now, what is in cake? So if you see in the cake, you have maida, you have white sugar, you have a dairy product, that is the cream. Along with that, you have food colors. You name a color, red, blue, green, yellow, you will get a cake of that color. Now, rainbow cake is also very popular today. So the food color which is used, it is a carcinogen. Now, just like if you observe it very keenly, just like how a cigarette packet has this warning sign that this product can lead to cancer, the same warning sign is present on the food color packet also.
So the company has made it very clear what they are selling. It is up to us to choose it or not to choose it. Apart from food color, you have taste makers. Taste makers, it is also called as a Hashimoto or MSG, that is monosodium glutamate. So that is a carcinogen which makes your food very tasty and makes your customer come back to you again and again. But this is a carcinogen. So previously, all Chinese food used to be mixed with this taste maker along with the chats. But there was a survey which showed that even white rice in certain hotels are mixed with this taste makers, which means every morsel of rice that you take in a hotel can be mixed with a poison like this, which is a carcinogen. And then used oils. So when oil is heated to a particular temperature, it releases free radicals. So when oil is used for deep frying, it should not be reused, which again becomes a carcinogen. But what is happening in today's hotel industry is 5-star and 7-star hotels use the first grade oil, and the used oil is passed on to the lower hotels. And finally, it ends up in the street food vendors. So if you're eating deep fried in from a street vendor, then the bhaji or bonda that comes to your plate, the oil would have been used by multiple people multiple times. Now that is a carcinogen. Apart from this, you have the polluted air, which is a carcinogen. The electronic gadgets which emit radiation, that is a carcinogen. Renting your rooftop for the installation of tower, that is highly carcinogenic because of the radiation that is emitted. So we see many patients who are diagnosed with cancer who say that I have clean habits, no addiction, absolutely good lifestyle, but still I don't know how cancer happened to me. So if you see the lifestyle of one average middle class person, his day will start with a cup of coffee or tea. So you have the milk and sugar as a carcinogen. So breakfast, he may have it at home or he may have it in the hotel. Lunch is also in the hotel. So you have taste makers, you have artificial colors, you have used the oil, and a lot of things, trans fat. Those things are included in the food. Then in the evening, like in the workplace, he would have had a lot of stress levels, which is again a triggering factor for cancer. Now to release that stress, he will take another 1 or 2 cups of coffee or tea along with, fried things. So you have trans fat, you have used oil, maida, dairy product, and sugar. So all these carcinogens came in one time period. He goes back to house, takes his dinner, spends rest of his time with the gadget, maybe phone or laptop till late night. And then what he does, he keeps the phone below the pillow and sleeps without even switching off the internet or Wi-Fi. So throughout the night, the brain is exposed to the radiation from the phone. So this is one day, one person, he is exposed to so many carcinogens. So if this routine continues for 10 years, 20 years, 30 years, what more reason is required to have cancer? So I would say everybody is susceptible to be affected by cancer until and unless we take extra precautions to prevent it to happen. So my next question is just associated, and it is continuing our topic. How can we avoid or replace carcinogens in our daily routine with healthier substitutes in order to prevent cancer? Yeah, in Ayurveda, the first step towards treating any disease is Nidana Parivarjana, which means avoiding the causative factor. Now that we know the causative factor, but it is absolutely impossible for us to completely stay away from all the carcinogens because it is there in the air, in the water, in the food, in everything we use, it is there. So we can't completely stay away from it. But definitely, yes, we can substitute it with healthier substances. Like instead of sugar, use honey or organic jaggery as a sweetener. But honey should not be heated. Instead of the regular sea salt, use rock salt. It is also called as Saindava Lavana or Himalayan pink salt. This has more of Saindava Lavana. Yeah, so this has more of medicinal quality. So replace it with that. Reduce the intake of maida, hotel food, bakery food,
fried items and red meat. So this has to be limited and it has to be occasional. Okay, and coming to the dairy products and poultry, it is available in hormone-free form also in the market today. So preferably, it is better you use that. And the best part will be, instead of going for dairy product, you shift to vegan milk. Vegan milk, you have millet milk, cashew milk, almond milk, oats milk, soya milks. You get so many types of milk which are extracted from the plant source. So this is better, and you get peanut curd. So which resembles more or less like the regular curd only, though the taste might differ a bit, but definitely it is worth using it rather than compromising on your health aspect. Okay, so this, and whenever you buy deep fried food for your family or your kids, you should always look for zero trans fat product. You should always look for zero trans fat product, and never use food colors in your homemade food. Okay, and whenever you use vegetables, it is better you cook and use it. But if you are using it raw, then peel the skin and then use it. This is only to reduce the load of the pesticides. Same applies to fruits also. As far as possible, remove the skin and then use it. Wherever you can't remove the skin, like the grapes, strawberries and other berries, you can't remove the skin. So you will have to limit the usage of those things. And keep a safe distance between the electronic gadgets. Like the mobile should not be kept below the pillow when you sleep. You have to switch off the internet or Wi-Fi and keep it in safe distance when you sleep. And then rooftops should not be rented for installation of towers. So that is very important. Preferably keep the laptop on the table or chair, not on your lap. If you're exposed to a lot of chemicals in your workplace, take protective measures. And if you are going through a heavy traffic area morning and night every day, use the mask, though it may not protect you completely, but at least the particles can be filtered. And so these are the Nidhana Parivarjana part, so avoiding the causative part. Apart from this, you can add certain healthy practices in your lifestyle, like have 20 ml of amla juice in empty stomach every day morning, or you can have 20 ml of aloe vera juice in empty stomach every day. You can have 1 glass of ashgard juice in empty stomach every day. So these are highly anti-carcinogens. And it also has antioxidant property which strengthens your immunity, and if cancer cells are circulating in your body, those cells will be killed. And most people who are at a risk of getting affected by cancer due to hereditary reason, then the cancer gene can be kept dormant so that it doesn't express itself in the future if these changes are made in their lifestyle. Along with that, moderate exercise and release your stress every now and then. So if these changes are made, I think we can definitely see lesser number of cancer cases in the future and a healthier society. Okay, thank you. Because while discussing with you, lots of things has been discussed which was in my mind. So अभी हमारे साथ ज्योति राव जी हैं, ज्योति राव जी बड़ौदा से। ज्योति राव जी, मैं आप तक आऊंगा। जहाँ तक मुझे याद है मेरी पहले भी आपसे बात हो चुकी है। जैसा कि अभी मैंने मनीषा जी के साथ जिक्र किया, मैं चाहता हूँ कि जो लोग आज हमें देखे सुने, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपको कैसे ये बीमारी लगी और फिर आप कैसे आपको उससे मुक्ति मिली, फिर मैं आगे आपसे और सवाल करूंगा। हाँ, ये एक्चुअली इट वाज इन 2011। सुनाई दे रही है आवाज? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, 2011 में व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर थॉमस कुक, तो ऐसा कुछ हुआ था इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मुझे थोड़ा टाइम खांसी हुई बहुत, तो थोड़ी खांसी हुई तो फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने बोला ब्रोंकाइटिस है। तो उस समय को ठीक किया। फिर बाद में मुझे जब वो खांसी मेरी मिट गई, उसके बाद से मुझे जब भी ऐसा लगता था कि ब्लोटिंग फील होती थी बॉडी में, स्टमक में, और तभी वेजाइनल डिस्चार्ज मेरे को स्टार्ट हुआ। तभी मेरे को समझ भी नहीं आया कि एक्चुअली मुझे किसी गायनेक के पास जाना चाहिए। मैंने क्या गलती करी, आई वेंट टू ए होम्योपैथ।
मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कुछ ऐसा है मेरे को। वो गाइनेक ने एक बार तो बोल दिया कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, आप आगे कुछ टेस्ट करवाते हैं, लेकिन उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं मिट जाएगा। फिर मैंने होम्योपैथी लिया और थोड़ा बहुत मुझे उससे ठीक लग रहा था। बाद में अचानक इन द मंथ ऑफ कुछ आई थिंक अगस्त के मंथ में आई वेंट टू बॉम्बे। वहां पे एक गायनेक को दिखाया मैंने और उन्होंने पैप स्मीयर किया। उन्होंने वहां पे रिपोर्ट आई, सब नॉर्मल है। उन्होंने बोला ये स्ट्रेस है, आपको कुछ नहीं, अब मेडिसिन दिया और उससे भी कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। अचानक एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने जो कैंपस में जा रही थी ऑफिस में, तो सांस लेने में तकलीफ हुई मुझे बहुत। तो 2-3 दिन मुझे यूं ही लगा खांसी है खांसी हो। जब बाद में एक दिन ऐसा आया कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही थी। ऐसे सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमारा जो कुछ साइन इन वगैरह होता है वो मैं कर नहीं पा रही थी। मेरी खूब ज्यादा मुझे घबराहट होने लग गई। तो उस दिन सोचा अभी किसी फिजिशियन को दिखाना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल से मैं उठ नहीं पाई जगह से, थोड़ा 2 कदम चढ़ूं तो मेरी मतलब मुझे सांस चढ़ जाती थी। फिर जब गई, काफी लंबा था हमारा डिस्टेंस, वहां जब शाम को दिखाया फिजिशियन को, तो उन्होंने जैसे ही स्टेथोस्कोप रखा, उन्होंने बोला आप बहुत लेट आए हो, कुछ आपकी जो राइट लंग में ना कुछ मुझे फील नहीं हो रहा है। स्टेथोस्कोप लगाया तो क्या अभी कभी आप जाके एक्सरे कराओ। तभी डाउट तो उनको आ गया था, एक्चुअली वो कार्डियोलॉजिस्ट है और हमारे फैमिली फिजिशियन। और एक्सरे कराया उन्होंने तो तुरंत उनको दिख गया राइट साइड के लंग में पूरा पानी भरा हुआ था मेरा। तब उन्होंने बोला आज की रात आप पूरी रात बैठ जाओ, बैठ के निकालोगे, आप सो नहीं पाओगे, कल सुबह एडमिट हो जाना और सोनोग्राफी कराते हैं। तो सोनोग्राफी के टाइम पे वहां पे उनको मास दिखाई दिया। और जब पानी इतना सारा उन्होंने टैप किया, कम से कम याद नहीं मुझे कि 1.5-2 लीटर उन्होंने एक तो फिर इतना बहा दिया, जैसे निकाल रहे थे जितना पूरा निकाला पानी। और उन्होंने बोला जब तक ये तो भरता रहेगा फिर से। फिर आई वाज सेंट फॉर सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में उनको दिख गया कि ये इसमें है, लंप है, जो कैंसर है। कैंसर उन्होंने नहीं बोला मेरे को। फिर जो पता चला कि इट काफी हाई था स्टेज। तो डॉक्टर ने यही बोला कि हर बार कि आप तो बहुत लेट आए हो, पहले आते तो कुछ हो सकता था। अब मुझे धीरे से उन्होंने बताया कैसे एक अचानक आई वाज इन द वार्ड, अकेली थी, एडमिट हुई थी। अचानक एक ऑर्थोपेडिक कोई डॉक्टर आया, उन्होंने बोला आपको ऑन्को सर्जन देखने आएगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि कैसे बॉम्ब फोड़ दिया हो मेरे सिर पर। फिर ऑन्को सर्जन क्यों? और मुझे ऐसे लग रहा था निमोनिया ही है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मुझे कैंसर होगा। तो बाद में जब भी जो फिजिशियन ने उन्होंने आए कुछ CA 125 टेस्ट किया, तब भी मुझे क्या आया कि CA नाम मैंने ऐसे सुना था कि कैंसर के टाइम पे CA मेरे कलीग को हुआ था। तो ये CA से डाउट तो आया कि ये कोई कैंसर पे ही जा रहा है। और तब बाकी तो उसने फिजिशियन ने आके बोल दिया आपका पॉजिटिव है और काफी ज्यादा है, गारंटी नहीं है, वो भी बोला उन्होंने। फिर 2-3 ऑन्कोलॉजिस्ट आए, मेजर ऑन्को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी का, उन्होंने फिर बोला कि आप ठीक हो जाओगे। और एक डॉक्टर बोल रहा है कोई पहले सर्जरी करे फिर केमो, फिर कोई डॉक्टर फिर कोई केमो बोल रहा है फिर सर्जरी। तो कंफ्यूजन में थर्ड वाले डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने बोला पहले केमो देते हैं, लेकिन बढ़ तो गया है काफी, वो लिवर तक स्प्रेड हो गया, उन्होंने ऐसा बोला था। और तब मैंने पूरे होप्स छोड़ दिए थे कि नहीं, मैंने उनको यही डॉक्टर को बोला अगर ठीक होना ही नहीं तो फिर इलाज भी नहीं कराना है। इतने एक्सपेंसेस वगैरह, सबसे पहले तो वही ध्यान आता है कि पैसा कहाँ से लाएंगे इतने। जी। और फिर केमो वगैरह दिया। उस समय तो ऐसा था कि जैसे कि कल की सूरज में नहीं देख पाऊंगी, इतनी तकलीफ उसमें होती थी मुझे। और स्टिल मैंने कंटिन्यूड माय जॉब, 15 दिन छुट्टी ली और मैं मैंने ऑटो रिक्शा को अरेंज किया और मैंने जॉब कंटिन्यू किया मैंने। और तभी इन बिटवीन वन ऑफ माय अंकल, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उनके अभी वो नहीं है, इज नो मोर। तो उनको कहीं उनके नेबर ने ये DS रिसर्च सेंटर का उन्होंने मेडिसिन लिया था। वो आए और वो सारे लेके आते थे सभी जो एविडेंसेस वगैरह ना, कौन कौन ठीक हुआ, कुछ बुक्स आती थी वहां। जी। तो उन्होंने बोला ये स्टार्ट करके तो देख। फिर तो मैं कंफ्यूजन मुझे हुआ, मैं या केमो लूं कि क्या करूं, दिमाग में काम ही नहीं कर रहा था। फिर सोचा फैमिली में सबने बोला एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। अब जब ये लिया, मैंने लेना शुरू किया, तो फिर से मेरा जो टेस्ट हुआ सर्जरी के पहले, तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट था मुझे। अच्छा। तब मेरे को आई वाज श्योर कि ये अभी इसमें ठीक हो जाएगा मुझे। तब मेरा होप्स ही नहीं छोड़ दिए थे मैंने।
सर्जरी का मेरा मतलब नहीं था कि सर्जरी करा के अगर बचना ही नहीं तो नहीं कराना है कुछ भी। लेकिन जो बाद में जो रिकवरी आई, आप कोई सोच नहीं सकेगा इतनी बढ़िया रिकवरी आई मेरी। विद इन 6 months मेरा हो गया ठीक। बस फिर मेडिसिन मैंने आई थिंक 2016 वाज माय लास्ट बॉक्स। ओके, इम्यूनिटी इतनी है, आप कोई बोल नहीं पाओगे अभी कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। बिल्कुल, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ज्यादा मेरी इम्यूनिटी है अभी। So good to hear. एक बार मन में ठान लिया मैंने कि अभी मैंने डॉक्टर को चैलेंज लगाया, आप दोबारा आपके पास आऊंगी तो देखना आप पहचान नहीं पाओगे, मैं पैदल चल के रहूंगी। आज मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मैं डॉक्टर बोल रहा है कि ठीक नहीं होगा, डाउट है। फिजिशियन को डाउट था, फिजिशियन उन्होंने बोला कि आप बहुत लेट आए हो। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी आपके पास मिलने, तब देखना। चैलेंज ही दिया था मैंने फिजिशियन को कि मैं इस बीमारी को मेरे को भगाना ही भगाना है। So good to hear. ऑफिस में जो कंपनी में से भी काफी सपोर्ट मिला। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये सुन के एक बहुत, न सिर्फ हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस मोटो को लेके हम चलते हैं, जिस चीज को लेके हम चल रहे हैं, आप जैसे लोग या मनीषा जी जैसे लोग जब सामने होते हैं तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और डीएस रिसर्च सेंटर शायद इसीलिए फेमस है। मैं आ रहा हूँ शिवांगी जी की तरह, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं शिवांगी जी डीएस रिसर्च सेंटर के, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारा एक अलग से एक सिद्धांत है जो कि न्यूट्रिएंट एनर्जी ट्रीटमेंट, न्यूट्रिएंट एंड पोषक ऊर्जा विज्ञान के तहत हम लोग कैंसर पेशेंट्स की बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। बहुत शॉर्ट में जानना चाहूंगा क्या है और कैसे ये काम करता है, और कैसे हम मनीषा जी और ज्योति जी जैसे लोगों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम लोग इस बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। पहली बात तो है कि आयुर्वेद में कैंसर को एज अ डिजीज इन होल लिया गया है। मतलब हमारे शरीर में किसी भी तरह का डीरेंजमेंट, मतलब मेटाबॉलिक रीरेंजमेंट अगर हो तो उस वजह से कोई डिजीज डेवलप हो, दिस अप्लाइज टू कैंसर एज वेल। जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रही थी कि एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री किस तरह से कैंसर की वजह से इफेक्टेड होती है हमारे शरीर में, इसी प्रोसेस को रिवर्स करना ही आयुर्वेद का इलाज का सिद्धांत होता है। न्यूट्रिएंट एनर्जी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करती है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ आया है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट, इसकी वजह से जो हमारे शरीर में दोषों की जो अवस्था है, धातुओं की जो अवस्था है जो इफेक्ट हुई है, एडवर्सली इफेक्ट हुई है, उसको फिर से रेक्टिफाई किया जा सके। एक बार को ये हम जब गेन कर पाते हैं, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पे भी असर पड़ता है। रोग को जो एक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जो अनकंट्रोल सेल्स का जो ग्रोथ है, इसको जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। नॉर्मल सेल्स को हेल्प मिलती है इससे, कैंसर सेल्स कमजोर पड़ते हैं और कमजोर पड़ने से धीरे धीरे शारीरिक अवस्था में भी उन्नति होती है और धीरे धीरे रोग के ऊपर भी काबू पाया जा सकना संभव हो पाता है हम लोग के लिए। जो हमारे 2 पेशेंट्स है, ये आपको लाइव एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से शरीर पे जो रोग है उसका क्या असर हुआ और चिकित्सा के बाद धीरे धीरे शरीर ने उन्नति किस तरह से की, शारीरिक अवस्था किस तरह से इम्प्रूव हुई, डिजीज धीरे धीरे शरीर के ऊपर जो कंट्रोल करके रखा हुआ था उसको धीरे धीरे किस तरह से रिलीज किया जाना संभव हो सका। हमारे आयुर्वेद में ये सिद्धांत है कि जब शारीरिक अवस्था, मतलब कोई रोग बन रहा है, एनी डिजीज इज कमिंग अप, तो कोई रोग ओवरनाइट नहीं आ सकता, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे शरीर में बनना शुरू होता है। तो जो सबसे शुरू में नजर आता है कि दोषिक अवस्था, जो हमारे शरीर के जो 3 बेसिक दोष हैं उनकी अवस्था में असर पड़ता है। ये जो असर है, ये जो एग्रवेशन है, विशेषण है, ये धीरे धीरे धातुओं पे असर डालना शुरू करता है, जो हमारे शरीर के एम्बॉडीमेंट को मेंटेन करने में मदद करते हैं। वो जो धातु है, इनके शरीर में जब
बैलेंस में डिस्टर्बेंस नजर आता है, तो एनाटॉमिकल चेंजेस नजर आते हैं। और जब यही धातु अपने आप को पूरी तरह से पोषित नहीं रख पाते हैं, तो फिर धीरे धीरे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी नजर आते हैं, जो हमें लेटर ऑन बायोकेमिस्ट्री में दिखाई देना शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशंस में दिखाई देना शुरू होता है। तो जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, न्यूट्रिएंट एनर्जी ट्रीटमेंट के थ्रू हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो यही रिवर्सल हमको रिपोर्ट्स में भी धीरे धीरे नजर आना शुरू होता है। शुक्रिया। देखिए, बहुत सारी चीजें क्लेरिफाई होती गई, प्रतिरोधक क्षमता से लेके कैंसर के कारक किन किन तत्वों से हो सकता है, किन किन से बचाव करना चाहिए, पोषक ऊर्जा कैसे काम करती है। साथ में हमारे 2 रोगी जिन्होंने इस बात की पुष्टिकरण कर दिया कि कैसे आयुर्वेद में और खासकर DS रिसर्च सेंटर ने उनकी मदद की। तो आज बहुत सारे सवाल, 1-2 और सवाल थे मेरे, लेकिन उनका जवाब इनडायरेक्ट वे में मुझे कहीं न कहीं से दूसरे डॉक्टर्स के थ्रू भी मिल गया और हमने काफी चर्चा कर ली, एक लंबी चर्चा हुई। कैंसर एक ऐसा विषय है जिसपे घंटे नहीं, महीने नहीं, कई वर्षों से चर्चा होती जा रही है और एक बहुत गंभीर विषय पूरे विश्व में। द होल वर्ल्ड इज सफरिंग विद दिस ब्रूटल डिजीज एंड स्टिल पीपल आर सर्चिंग फॉर द अल्टरनेटिव मेडिसिन. Fortunately, we are serving it for a very long time, and our expert team, doctor, dietitian, and all the people who are working with this organization are helping them as much as they can. So, आप सबका बहुत शुक्रिया इस वेबिनार में शामिल होने के लिए। हमारे चारों डॉक्टर और हमारे दोनों रोगी, काफी कुछ, मेरे प्रश्न तो बहुत सारे थे, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का जवाब, जैसे मैंने कहा, कि किसी दूसरे वे में हमारा मिल गया है। और चूंकि ये वेबिनार विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं, जिसका हमारा मकसद है कि लोगों में वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करें कि आप अकेले नहीं हैं, या कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। सही खान पान, सही इलाज, सही सलाह से हम सब इसको दूर कर सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं, बिकॉज कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम क्यों इस ब्रूटल डिजीज के उसमें आए। हालांकि मैं क्या कहूँ कि एक माया जाल है ये सारी चीजें, क्योंकि हम जिस एरा में रह रहे हैं, बहुत सारी चीजों से हम बहुत बचाव नहीं कर सकते हैं। इस पे कभी हम लोग एक और लंबी चर्चा करेंगे कि बातें बहुत होती हैं, एक्शंस कम होते हैं। बावजूद इसके एक कहा जाता है कि एक डूबते को तिनके का सहारा, अगर उसमें कोई एक ऐसा रोगी के तौर पे, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया कि ज्योति जी या मनीषा जी जैसे लोग अगर सामने आते हैं, और ये सिर्फ 1-2 लोग उदाहरण है, मैंने पहले ही जिक्र किया जब when we started कि we have more than 10,000 patients which has been benefited. Personally I know 200 or 300 people with whom I met, बहुत बार मिला हूँ, उनसे जिक्र हुआ है, उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके इस बारे में ये भी होता है कि कैसे फैमिली सफरिंग होती है, किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का सास, किसी का ससुर। तो एक पूरे पारिवारिक उसमें किस तरह से, खासकर ये मैंने इंडिया में देखा है कि कैसे पूरा का पूरा समाज, परिवार उस परेशान लोगों की मदद के लिए आ जाता है और आता रहा है। पिछले 1 साल पहले एक वेबिनार में मैंने ये जिक्र किया और मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि हर एक पेशेंट के साथ एक कहानी थी, किसी की बेटी की, किसी को चिंता थी। जैसे अभी ज्योति जी ने कहा कि पैसों की फिक्र रहती है कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, तमाम चीजें। मैं कुछ ऐसे रोगियों को जानता हूँ जिन्होंने लोन ले लेके, हालांकि ये बाद में हमें पता चला, उन्होंने उपचार शुरू किया और उम्मीद से किया, और हमने उस उम्मीद को तोड़ने नहीं दिया। सो एक ऐसी संस्था का पार्ट होना बहुत गर्व का विषय है। ऐसे विषय पे बात करना भी बहुत अंदर से एक अच्छी फीलिंग देता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, हेल्थ सेक्टर्स बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे NGO ऐसे काम कर रहे हैं, खान पान, अच्छी जीवन शैली, सबके ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, और उन बातों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इस पे हम सब मेहनत करते हैं। और ऐसे में डॉक्टरों का रोल बहुत बढ़ जाता है। जब कैंसर की बात आती है, सिर्फ कैंसर ही नहीं, बहुत तरह के डिजीजेस जैसे डेंगू, मलेरिया और तमाम तरह के, जिनसे अभी हम पिछले कुछ सालों में बहुत ही दुस्वप्न से गुजरे हैं,
बहुत ही भयानक हमने वो रूप देखा, जिस तरह से कोविड का टाइम था और कैसे कैसे हम निकले उससे। एक अच्छी चीज हुई कि इन सारी चीजों से हमने एक नए तरीके से फाइट करना सीखा। खासकर डीएस रिसर्च सेंटर की भी मैं जानता हूँ बात की, जब कोविड था तो कैसे रोगियों तक दवाइयां पहुंचाई जाएं, कैसे उनसे बात की जाए, बट इन सब चीजों से हम लोगों ने एक निजात पाई, एक ऊंची छलांग लगाई और अभी करते जा रहे हैं। So a बहुत ही there's a fruitful talk which came out, so many nice information, and I'm really thankful to all the doctors, Dr. Shibangi ji, Dr. Darshana Deka ji, Megha ji, and Divya ji. Thank you so much for giving your precious information. And दोनों रोगी हमारी ज्योति जी और मनीषा जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे इस वेबिनार का पार्ट बनी, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की कहानियां जब और लोग देखेंगे तो वो बहुत प्रेरित होंगे। इसी के साथ एक विश्व कैंसर दिवस की शुभकामनाएं, इसलिए मैं अलग से जो शुभकामना कैंसर दिवस की नहीं, लेकिन जो हम उसमें जागरूकता फैलाते हैं उसके लिए, कि उस चीज की शुभकामना कि हम अपने कार्य को ऐसे करते रहें और ये जागरूकता लोगों तक सच में पहुंचे और लोग इस बीमारी से दूर ही रहे। और खुदा न खास्ता एक कहावत है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है या उनको गलती से ये बीमारी हो जाती किसी वजह से, तो उससे डरे नहीं, लड़े, और हम सब उनके साथ हैं। तो डीएस रिसर्च सेंटर के संपूर्ण परिवार की तरफ से सबको नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। शुक्रिया।